नारंगपुर नाम के एक गांव में ललित अपने खानदान के साथ खुशी खुशी रहता था। वो अपने खेतों में काम किया करता था। ए मालिक, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। बिना मेहनत किए हुए ही पसीना कुछ ज्यादा ही बह रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। पहले ही बारिश ज्यादा ना होने के वजह से खेतों की नमी चली गई है। जी आपने सही कहा, खेत अब पहले जैसे नहीं रहे। जी हमें रुककर खाना खा लेना चाहिए। थोड़ी धूप कम होने पर फिर से खेतों में काम कर लेंगे। हाँ, तुमने ठीक ही कहा, धूप भी बड़ी तेज लग गई है। ललित और उसकी बीवी दोनों ही एक दरख्त की छाया में बैठकर खाना खाने लगे। वैसे ये बताओ कि अब हमारे घर पर कितने दिन का राशन और खाना बचा हुआ है जिससे हमारा घर चल सके? बस कल रात तक का। क्या कहा? बस कल रात तक का? हे राम, मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। ये राशन में तुम्हारी गहने गिरवी लगकर घर लाया था। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि हम जिएंगे कैसे। आप कहें तो मैं अपने मायके चली जाऊं? कुछ दिन वहां रहकर मैं आपके लिए राशन भरवा दूंगी। मैं तुम्हें जाने तो नहीं देना चाहता, लेकिन हमारे पास दूसरा और कोई चारा भी तो नहीं है। ललित अपनी बीवी को ससुराल यानी उसके मायके भिजवा देता है और गांव में दर बदर भटकने लगता है। अरे ललित, कहाँ गुमसुम होकर चले जा रहे हो? आओ हमारे साथ चाय पियो। मैं क्या बताऊं भाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर में राशन नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। अरे तुम भी क्या फिक्र करते हो? मैंने अपने कुछ जमीनें बेचकर एक बढ़िया सा ट्रैक्टर ले लिया है और मुझे एक अच्छे ड्राइवर की तलाश है। तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो। तुम्हें महीने के आखिर में 3000 तनख्वाह दे दिया करूँगा। अगर आप मुझे नौकरी दे दे तो आपकी ये बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मेरा पूरा परिवार संभल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। राधे मोहन ने ललित को अपने ट्रैक्टर का ड्राइवर बना दिया। ललित दिन रात मेहनत करके उसके घर में काम किया करता था और राधे मोहन के साथ दूसरों के खेत भी जोता करता था। भाई साहब, मेरे खेतों में थोड़ा सा पानी भर गया है, क्या आप मेरे खेत में भी ट्रैक्टर चलाकर खेत जोत देंगे? जी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं जरूर करूँगा, लेकिन इस खेत में पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। कहीं मेरा ये ट्रैक्टर अंदर ना धंस जाए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी वरना। वैसा कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत करिए, आप चले जाइए। ललित बिना कुछ सोचे समझे उस खेत में चला जाता है। कुछ दूर तो ट्रैक्टर अच्छे से चलता है, लेकिन खेत में पानी ज्यादा भर जाने की वजह से ट्रैक्टर उसी खेत में धंसने लगता है। अरे मैंने क्या कर दिया? पूरा ट्रैक्टर खेत में धंस गया। अब मैं इसे बाहर कैसे निकालूंगा? अगर मैंने इसे बाहर नहीं निकाला तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। देख क्या रहे हो? ट्रैक्टर के मालिक को बुला ले आओ। तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला। खामखा तुम्हें मैंने अपना खेत जोतने के लिए दिया। अच्छे ड्राइवर नहीं हो तुम। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी रोजी रोटी गंवा दी। ललित जाकर अपने ट्रैक्टर के मालिक राधे मोहन को बुलाता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ललित। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो? अब मेरा ट्रैक्टर बाहर निकल भी जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता। मेरा बहुत नुकसान करवा दिया तुमने। हम ट्रैक्टर को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ट्रैक्टर के इंजन में पानी ज्यादा भरने की वजह से खराब हो चुका है, सिर्फ गरम गरम धुआं दे रहा है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। तुम्हें मैं 1 साल की मोहलत देता हूँ। मुझे मेरा ट्रैक्टर ला कर देना, वरना तुम और तुम्हारी बीवी जेल जाने के लिए तैयार रहना। मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतने पैसे मैं आखिर कहाँ से लाऊंगा? राधे मोहन धमकी देकर वहाँ से चला गया। ललित राधे मोहन के ट्रैक्टर के कर्जे का भार अपने सिर पर उठा चुका था। ललित ने कुछ बैलों की मदद से ट्रैक्टर को खेत से बाहर निकाला। भाई साहब, ये ट्रैक्टर कम, रिक्शा ज्यादा लग रही है। इसका कुछ नहीं हो सकता। जाओ और जाकर अपना काम करो, मेरे काम के बीच में मत आओ। जाओ यहाँ से। ललित उस कबाड़ ट्रैक्टर को अपने घर लेकर जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसकी बीवी कई सारी सब्जियां और कुछ पाव लेकर बाजार से लौटी है। आज मैं आपका मनपसंद पाव भाजी बनाऊंगी। इसे खाकर आप कहीं काम ढूंढने चले जाइएगा। कम से कम 2 वक्त का खाना तो सुकून से खाएंगे। मेरा सर तो टेंशन से फटा जा रहा है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। नया ट्रैक्टर लेते लेते कहीं मेरी जान ना चली जाए। अच्छा बोलिए जी, हम दोनों को मिलकर कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना हमारी जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरेगी। उतने में ही वहाँ पर ललित का साला यानी सुरेखा का भाई आ गया। वो साथ में कोयला और एक बड़ा सा तवा लेकर आया। जीजू कैसे हैं आप? ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ओफो, इतने सारे कोयले और ये इतना बड़ा तवा किस काम का है? मुझे दीदी ने बताया कि वो आज पाव भाजी बना रही है, इसी वजह से मैं ये तवा और कोयला लेकर आया हूँ ताकि पाव भाजी लजीजदार बने। इतना बड़ा तवा आखिरकार हम रखेंगे कहाँ? ये तवा हम ट्रैक्टर के खराब इंजन में रखेंगे और पेट्रोल की जगह पर कोयले की आंच पर हम पाव भाजी बनाएंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब करने से होगा क्या? अरे जीजू, वैसे भी ट्रैक्टर कबाड़ बनकर पड़ा है, इससे अच्छा इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? मुफ्त में कोयला मिला है, कहाँ आप गैस सिलेंडर पर अपने पैसे बर्बाद करना चाहते हैं? तुम्हारी ये बात भी ठीक है, सही कहा तुमने, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और क्या था, ट्रैक्टर के आगे के हिस्सों पर उन्होंने एक बड़ा सा तवा लगा दिया और ट्रैक्टर के इंजन पर पेट्रोल की जगह कोयला डालकर तवे को गरम करने लगे। देखते ही देखते सुरेखा ने उस ट्रैक्टर के तवे पर सारी सब्जियां डाली और पाव भाजी सिकने लगी। कुछ ही वक्त में ट्रैक्टर के तवे पर पाव भाजी की बेहद अच्छी खुशबू आने लगी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, हमारी ट्रैक्टर पाव भाजी बन गई लगता है। वाह जीजा जी वाह, आपने क्या नाम दिया इसे? पूरे खानदान ने ट्रैक्टर पाव भाजी बड़े चाव से खाया और ललित ने अपनी बीवी सुरेखा से कहा, बीवी जो भी हो, बना बहुत अच्छा है, क्यों ना हम पाव भाजी का धंधा कर ले? अब तो हमारे पास सारे सामान भी है। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। कल से ही हम अपने ट्रैक्टर पाव भाजी को बाजार में लगाएंगे। बिल्कुल ही वक्त जाया न करते हुए दूसरे ही दिन ललित और सुरेखा ने अपनी ट्रैक्टर को बाजार में खड़ा कर दिया। नरेश उनकी मदद करने लगा। धीरे धीरे सभी को ट्रैक्टर पाव भाजी के बारे में पता चल गया। भाई, हमने तुम्हारे ट्रैक्टर पाव भाजी के बारे में बड़ा सुना है, क्या हमें खिलाओगे? हाँ, बिल्कुल, ये शुद्ध देसी घी से बना हुआ है, ना मिलावट ना कोई खराबी, ताजे सब्जियों के 4 चांद तो इस ट्रैक्टर ने ऐसे लगा दिए हैं। वाह, इतनी अच्छी पाव भाजी मैंने आज तक नहीं खाई। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरे जीभ को इतना अच्छा लजीजदार खाना चखा दिया। ट्रैक्टर पाव भाजी धीरे धीरे हर जगह मशहूर हो गई। पूरे 1 साल बीत चुके थे। ललित और उसकी बीवी पहले से बहुत रईस बन चुके थे। एक दिन राधे मोहन उनके घर आया और कहने लगा, अरे ओ ललित, कहो मुझे मेरा नया ट्रैक्टर लौटाओ, वरना आज जाकर मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। उतने में ही वहाँ पर ललित एक नए शानदार ट्रैक्टर के साथ आ गया और राधे मोहन से कहने लगा, ये लो अपना ट्रैक्टर, बिल्कुल नया, मैं आपके पास आने ही वाला था। राधे मोहन नया ट्रैक्टर पाकर बेहद खुश हुआ और ललित का शुक्रिया अदा करने लगा। तब सुरेखा ने कहा, ऐसे कैसे आप जा रहे हैं? हमारे घर का ट्रैक्टर पाव भाजी नहीं खाएंगे? नेकी और पूछ ललित अपनी बीवी और साले के साथ मिलकर ट्रैक्टर पाव भाजी का कारोबार जोरों शोरों से चलाने लगा और सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। हमारे देश में जिस तरह से 4 धाम मशहूर हैं, उसी तरह से श्रीखंड गांव अपने यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों और श्रीखंड देवता के लिए मशहूर है। दूर दूर से लोग श्रीखंड देवता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इसी तरह एक दिन रॉबर्ट डिसोजा यहाँ घूमने के लिए आता है। अरे वाह, मैंने तो इस गांव के बारे में जितना सुना था, यह तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए लोग यहाँ आने को बेताब रहते हैं। मन तो कर रहा है इस गांव में अपना एक घर बनाऊं। रॉबर्ट गांव के चारों तरफ पहाड़ियों को देखने के लिए निकल पड़ता है, जहां पहुंचकर उसे बेहद अच्छा महसूस होता है। अरे वाह, इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ मैंने तो ख्वाबों में भी नहीं देखी है। आज तो बहुत घूम लिया, मजा भी बहुत आया।
लेकिन अब बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर जल्दी से खाना नहीं मिला तो चक्कर ही आ जाएंगे। है ऊपर वाले, कहीं आसपास लजीज खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। रॉबर्ट खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रॉबर्ट को एक ढाबा नजर आता है। लगता है पहाड़ी रेस्टोरेंट है, जाकर देखना है, कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। रॉबर्ट ढाबे के अंदर जाता है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। क्या चाहिए आपको? यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है? यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा ही मिलता है। आप हमें एक बार खुशामदी करने का मौका तो दीजिए। ठीक है, 2 आलू पराठे लेकर आओ। रॉबर्ट टेबल पर बैठ जाता है। कुछ वक्त में शिव प्रसाद रॉबर्ट के लिए आलू का पराठा बनाकर देता है। देखते ही देखते ढाबे में बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लग गई। लगता है इस गांव में कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोल दूँ तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ। रॉबर्ट जल्दी से अपने पराठे खत्म करके और शिव प्रसाद को पैसे देकर यहाँ से सीधे शहर के लिए निकलता है और वहाँ से कर्जा लेकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना देता है। आ जाओ, नया रेस्टोरेंट खुला है। बहुत से लोग रॉबर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, पर उनको यहाँ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आता और वो लोग खाना खाने के लिए शिव प्रसाद के ढाबे पर जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो शिव प्रसाद के पास जाता है। देखो, इस गांव में मैंने एक नया रेस्टोरेंट खोला है। बहुत खूब भाई साहब, तुम्हारे इस रेस्टोरेंट की वजह से लोग मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे हैं, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अपना ये ढाबा बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखिए भाई साहब, ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ रेस्टोरेंट है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर इसको बंद कर दूंगा तो हम भूखे मर जाएंगे। शिव प्रसाद की बातें सुनकर रॉबर्ट गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अब इसको कुछ अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। वो शिव प्रसाद के ढाबे को तोड़ देता है और जेसीबी से उसको पहाड़ी के पीछे फेंक देता है। अब आएगा मजा। जब बांसुरी नहीं रहा तो बांसुरी कहाँ से बचेगी। अब मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चलेगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। रॉबर्ट बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि ढाबा टूट जाने से सभी लोग उसी के रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है। अगली सुबह जब शिव प्रसाद ढाबे वाली जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि ढाबा वहाँ पर नहीं है। अरे, मेरा ढाबा कहाँ चला गया? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। शिव प्रसाद इधर उधर ढाबे को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका ढाबा टूटा हुआ पड़ा है। वो उसको देखकर जोर जोर से रोने लगता है। मेरे पूर्वजों की निशानी थी, ये कैसे हो गया? दूसरी ओर श्रीखंड भगवान एक फकीर बाबा का रूप लेकर यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो। फकीर बाबा की हालत बहुत खराब है। उनके कपड़े फटे हुए हैं और उनके पैरों में चप्पल भी नहीं है। भिखारी बुड्ढे, यहाँ अंदर कैसे घुस गया तू? निकल जा यहाँ से। बेटा, ऐसा मत बोलो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओगे तो आपका भला होगा। अबे बुड्ढे, ये रेस्टोरेंट अमीरों के लिए है, तुम जैसे भिखारी के लिए नहीं है। चल निकल जा यहाँ से। रॉबर्ट फकीर बाबा को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। फकीर बाबा पैदल चलते हुए पहाड़ी की ओर जाते हैं, जहाँ शिव प्रसाद ढाबे के सामने बैठकर रो रहा है। कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। बाबा, मेरे पास आपके खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं तो एक भूखा साधु हूँ, प्यार से बासी खाने भी खिलाओगे तो वो भी खा लूँगा। मेरा सारा खाना खराब हो चुका है, ये देखिए,
खाना बनाने का सारा सामान जमीन पे बिखरा हुआ है। फकीर बाबा देखते हैं कि ढाबे के अंदर का रखा हुआ सारा राशन जमीन पर चारों ओर बिखरा पड़ा है। बेटा, अगर तुम चाहो तो इसे ही बटोर कर इस गरीब का पेट भर सकते हो। ठीक है बाबा। शिव प्रसाद जमीन पर बिखरा हुआ राशन समेटता है। वो फकीर बाबा को खाना खिलाता है, जिससे फकीर बाबा की भूख मिट जाती है। तुमने एक भूखे बाबा को खाना खिलाया है, उसकी भूख मिटाई है। ऊपर वाला तुम्हारा सब दुख दर्द दूर कर देगा। फकीर बाबा की दुआ पूरी होने पर ढाबे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष बन जाता है। ईश्वर तो मुझसे नाराज है बाबा। देखिए ना, मेरे ढाबे का क्या हाल हो गया है। शिव प्रसाद पीछे अपने ढाबे की ओर देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ढाबा पूरी तरह से इंद्रधनुष से ढक गया है और बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। लगता है ईश्वर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर ये इंद्रधनुष तो कुछ ही देर में गायब हो जाएगा। क्या श्रीखंड भगवान इस जगह से गायब हो गए हैं? नहीं, वो हमेशा से यहीं है और हमेशा यहीं रहेंगे। अगर श्रीखंड भगवान हमेशा से यहीं है तो उनका आशीर्वाद और ये इंद्रधनुष तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। इतना कहकर फकीर बाबा वहाँ से जाने लगते हैं। शिव प्रसाद उन्हें जाते हुए देखता है। जब वो शिव प्रसाद की आंखों से ओझल हो जाते हैं तो शिव प्रसाद पीछे मुड़ के देखता है तो इंद्रधनुष अब और भी बड़ा हो गया है और अब उसका ढाबा इंद्रधनुष के ऊपर अच्छे से सज गया है। इंद्रधनुष ढाबे पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां बन गई हैं। शिव प्रसाद उन सीढ़ियों से अपने ढाबे पर जाता है और देखता है कि ढाबे की हालत पूरी तरह से बदल गई है। ढाबा अंदर से चमकदार हो गया है। हे श्रीखंड महाराज, आपकी जय हो। जैसे ही लोगों को इस इंद्रधनुष वाले ढाबे के बारे में पता चलता है, रॉबर्ट के सारे ग्राहक उसके रेस्टोरेंट का खाना छोड़कर इस ढाबे की तरफ चले आते हैं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, उसको फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। रॉबर्ट जेसीबी मशीन लेकर ढाबा तोड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही उसकी मशीन पहाड़ी पर पहुंचती है, वो फिसलन की वजह से पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये क्या हो गया? इस तरह से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ग्राहक न आने की वजह से रॉबर्ट का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। रॉबर्ट की हालत देखकर शिव प्रसाद को उस पर रहम आ जाता है और वो रॉबर्ट को अपने इंद्रधनुष ढाबे पर काम पर रख लेता है। अब रॉबर्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब वो भी शिव प्रसाद से माफी मांगता है और मन लगा के काम करके धीरे धीरे अपना कर्जा उतारने लगता है। इंद्रधनुष ढाबा पूरे श्रीखंड में मशहूर हो जाता है।